हेलो बच्चों, स्वागत है आपके नेक्स्ट लेक्चर में बीबीआई ऑब्जेक्टिव सेट 4 में। चलिए इसको वन बाय वन डील किया जाए। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो ताकि हम मोटिवेट हो सके और ज़्यादा वीडियो क्या करें, बना सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान 0.225 से लेकर 0.414 के मध्य होता है तो क्रिस्टल का संरचना होता है। ठीक है, तो याद कीजिए सीमांत त्रिज्या अनुपात आपको बताया गया था। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को सीमांत त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। सीमांत त्रिज्या का अनुपात 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो सीमांत त्रिज्या अनुपात 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में। ठीक है, ध्यान देंगे तो सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान किसके बीच है? 0.225 से लेकर 0.414 से। तो अगर सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान 0.115 से क्या है, छोटा है, तो उसका समन्वय संख्या 2 है और इसका आकार रैखिक है। ध्यान रहे कि सीमांत त्रिज्या अनुपात की मदद से हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल का संरचना भी बता सकते हैं और उसका समन्वय संख्या भी बता सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे संरचना पूछा हुआ है कि अगर सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान इतना के बीच में है तो इसका संरचना क्या है, या आपसे समन्वय संख्या भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो अगर सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान 0.115 से क्या है, छोटा है, तो हम कहेंगे कि उसका समन्वय संख्या 2 है और आकार रैखिक है। अगर सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान 0.115 से लेकर 0.225 के बीच में हो तो उसका समन्वय संख्या 3 होता है और उसका आकार या संरचना त्रिकोणीय होता है। अगर सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में हो तो उसका समन्वय संख्या कितना होगा, 4 होगा और उसकी आकार या संरचना क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय। अगर सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में हो तो उसका समन्वय संख्या 6 और उसका आकार अष्टफलकीय। संरचना क्या हो जाएगा, आकार बोल दो, अच्छा है इसका संरचना बोल दो। ठीक है, तो अगर सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान 0.732 से लेकर 1 के बीच में हो तो उसका समन्वय संख्या 8 होगा और उसका आकार बीसीसी होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में हो तो उसका संरचना क्या होगा, तो उसका संरचना चतुष्फलकीय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि CaF2 प्रकार के संरचना में समन्वय संख्या का अनुपात क्या होता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कभी CaF2 पूछ लिया जाता है, कभी एंटी फ्लोराइड पूछ लिया जाता है, कभी NaCl का पूछ लिया जाता है, कभी ZnS का पूछ लिया जाता है। तो देखें, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस 3 प्रकार के आते हैं, AB टाइप, AB2 टाइप और A2B टाइप। तो AB टाइप में आता है NaCl, CaCl और ZnS। तो NaCl में समन्वय संख्या का अनुपात 6:6 है। इसमें कणों की संख्या 4 होती है। यह FCC या CCP जालक में क्रिस्टलीकृत होती है। CaCl में समन्वय संख्या का अनुपात 8:8 होता है। इसमें कुल कणों की संख्या 2 होती है और ये BCC जालक में क्या होता है, क्रिस्टलीकृत होता है। ZnS में समन्वय संख्या का अनुपात 4:4 है, कणों की संख्या 4 है और ये FCC जालक में क्या होता है, क्रिस्टलीकृत होता है। अब आपसे सवाल जो है ना, इसमें से किसी का भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो यहाँ पर CaF2 के बारे में पूछा है। तो CaF2 जो होता है वो किस टाइप का है, फ्लोराइड प्रकार। तो फ्लोराइड प्रकार में समन्वय संख्या का अनुपात कितना होता है, 8:4। तो ये 8:4। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे समन्वय संख्या पूछता थी, कणों की संख्या पूछता तो कितना होता है, 4। संरचना किस में जाता है, तो CCP में जाता है। तो कभी CaF2 का, कभी एंटी फ्लोराइड का, तो किसी का भी इसमें से उठा के आपको समन्वय संख्या पूछ सकता है, कणों की संख्या पूछ सकता है और यह भी पूछ सकता है कि किसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। तो आपसे क्वेश्चन में CaF2 का पूछा हुआ है, तो CaF2 का जो समन्वय संख्या का अनुपात होगा वो क्या होगा बच्चों, 8:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदर्श विलयन नहीं है। तो सबसे पहला बात कि आदर्श विलयन उसको बोला जाता है जो राउल्ट्स नियम को पूर्णतः क्या करता है, फॉलो करता है या राउल्ट्स नियम का पूरी तरह से पालन करता है। तो इसको देखने के लिए ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल दे देगा और देकर पूछेगा कभी कि धनात्मक विचलन है या ऋणात्मक विचलन है या आदर्श विलयन है या अनादर्श विलयन है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन आदर्श विलयन नहीं है। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक है कि अगर समान क्रियात्मक समूह है
या फिर समान आकर्षण बल है तो वो कौन सा विलयन होगा, वो आदर्श विलयन होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों में एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर देखो इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड दोनों में हैलोजन है, एन हेक्सेन एन हेप्टेन दोनों में एल्केन है। यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन दोनों में हैलोजन है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्लोरीन यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ हैलोजन और यहाँ भी हैलोजन। तो अगर क्रियात्मक समूह क्या हो, समान हो, या आकर्षण बल क्या हो, समान हो, तो वो धनात्मक विचलन को दर्शाएगा। तो अब तुम ऑप्शन में देख लो कि बेंजीन और टॉलीन, तो बेंजीन और टॉलीन में क्या है, सेम है। यहाँ भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, दोनों में बेंजीन नहीं है, तो ये क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। आपसे पूछा है कौन नहीं है, तो अल्कोहल है और इथाइल अल्कोहल है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आदर्श विलयन होगा। लेकिन यहां पर ध्यान देना, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये एसीटोन है बाबू, ये क्या है, एसीटोन। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पे हैलोजन है और यहाँ पे कीटोन है, इसलिए ये धनात्मक विचलन को नहीं दर्शाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी सवाल आए तो आपको चेक करना है कि अगर आदर्श विलयन का पूछ रहा है तो उसमें चेक करना है कि समान क्रियात्मक समूह है कि नहीं, या फिर समान आकर्षण बल है कि नहीं। तो आपसे पूछा कि कौन आदर्श विलयन नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सब एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है वियोजन के लिए आई का मान होता है। वियोजन के लिए आई का मान होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो अगर किसी खास विलायक में किसी खास विलय को मिलाते हैं तो विलय के अणु या तो टूट जाते हैं या फिर जुड़ जाते हैं। तो जब टूटता है तो विलयन में अणु की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। तो डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन के केस में, यानी कि वियोजन के केस में, किसके केस में बाबू, वियोजन के केस में आई का वैल्यू एक से क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन यही जब विलय के अणु विलयन में संगुणित होने लगे, यानी कि एसोसिएशन होने लगे, एसोसिएशन यानी कि संगुणन होने लगे, तब उसके केस में आई का वैल्यू क्या होता है, एक होता है। अगर ना संगुणित हो और ना वियोजित हो तो उसके लिए अगर आई का वैल्यू क्या होता है, बराबर 1 होता है। मतलब इसको डालने पर विलयन में टूटे उठेगा नहीं, संख्या नंबर आयन का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा है वियोजन के लिए, तो जब वियोजन का मतलब होता है टूटना, तो जब किसी खास विलय में किसी खास विलय को डालते हैं तो विलय के कण या तो टूट जाएंगे या फिर जुट जाएंगे। टूटेंगे तो विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाएगी, जुटेंगे तो आयन तो कणों की संख्या घट जाएगी। तो पूछ रहा है वियोजन, तो वियोजन होगा तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राउल्ट्स का नियम का धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो धनात्मक विचलन दर्शाता है या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन दे देता है और दे करके पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन धनात्मक दर्शाएगा या ऋणात्मक दर्शाएगा। तो इसके लिए हम ट्रिक को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो राउल्ट्स नियम का धनात्मक विचलन पूछ रहा है, तो धनात्मक विचलन के लिए ट्रिक क्या है, तो उसमें ज्यादातर पेयर में, ज्यादातर जोड़ा में अल्कोहल होना चाहिए, CH2 होना चाहिए और CCl4 होना चाहिए। तो देख लो धनात्मक विचलन किसमें अल्कोहल है, चाहे CH2 है चाहे CCl4 है। तो ऑप्शन नंबर बी को जरा ध्यान दिया जाए, इसमें क्या है, CCl4। इसका मतलब कि ये धनात्मक विचलन को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो ट्रिक से देखेंगे, अल्कोहल हो, CH2 हो, CCl4 हो, तो उसको क्या बोल देंगे, धनात्मक विचलन। एक जगह एक्सेप्शन है, ध्यान रहे, बेंजीन और एसीटोन, यहां पर एक्सेप्शन है और ये जो होता है धनात्मक विचलन दर्शाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ठीक उसी प्रकार ऋणात्मक विचलन को देखने के लिए सर क्या ट्रिक है, तो ऋणात्मक विचलन को चेक करने के लिए देखना होता है कि उसमें एसिड तो नहीं है, एनिलीन तो नहीं है, या CH3 क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म के साथ कोई ऐसा यौगिक होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो। जैसे यहां पर ध्यान दे दो, यहां पर देखो CH3 है और उसके साथ क्या है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। तो ये ट्रिक है पकड़ने का कि ऋणात्मक विचलन कौन होगा, धनात्मक विचलन कौन होगा। तो इस तरह के पेयर को देखने के लिए आपको चुपचाप ट्रिक को फॉलो करना है। धनात्मक विचलन के लिए देखना है कि अल्कोहल है या CH2 है या CCl4 है, तीनों में से कोई एक होगा अगर पेयर में, तो हम बोल देंगे कि क्या है, वो धनात्मक है। लेकिन ये ध्यान रहे एक्सेप्शन है यहाँ पे, बेंजीन और एसीटोन ये भी धनात्मक विचलन को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। यहां पर देखिए अगर ऋणात्मक विचलन चेक करना हो तो आपको देखना होगा कि उसमें एसिड है कि नहीं, एनिलीन है कि नहीं, क्लोरोफॉर्म के साथ ऐसा यौगिक हो जिसमें ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन हो। जैसे यहां पे चेक कर लो जरा, जैसे यहां पर क्लोरोफॉर्म है,
तो CHCl3 और उसके साथ ईथर है, यानी ईथर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो CH3 विथ ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन युक्त यौगिक। तो आराम से इस ट्रिक से हम पकड़कर किसी भी धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को पकड़कर सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो निम्न में से कौन राउट नियम के विचलन को क्या करता है, दर्शाता है? तो देख लो इसमें CCl4 या अल्कोहल या CH2 है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही है। अगर ऋणात्मक विचलन पूछता तो ये वाला ट्रिक देखते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन समीकरण होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन समीकरण का सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, आपको याद भी होगा, K बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग A बाई A माइनस एक्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का 50% अमाउंट या आधा भाग पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे अभिक्रिया का क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल। और अर्ध आयु काल का सूत्र होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 0.693 अपॉन के, ये फॉर्मूला है। अब देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस का अधिशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है? तो जरा ध्यान दिया जाए, तो चारकोल द्वारा जो है अमोनिया गैस का अधिशोषण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होते हैं? तो सबसे पहला बात कि रासायनिक अधिशोषण होता क्या है, तो जब अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, तो जब एक बार रासायनिक बंध का निर्माण हो जाएगा अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य, तो वो बॉन्ड जल्दी टूटे उठेगा नहीं, क्योंकि वो बॉन्ड मजबूत है। तो यानी कि रासायनिक अधिशोषण एक ही परत होता है, मतलब एक ही बार होता है, तो एक ही लेयर चढ़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। लेकिन यहीं पे अगर भौतिक अधिशोषण होता तो वो मल्टी लेयर का क्या करता, निर्माण करता, बहुपरत का निर्माण करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पूछ रहे हैं निम्न में से कौन शुद्ध एल्काइल हाइलाइड का निर्माण करता है? तो ध्यान रहे, शुद्ध एल्काइल हाइलाइड का निर्माण जो है वो थायोनिल क्लोराइड करता है। डार्जन रिएक्शन याद होगा। तो जब एल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं प्रीडीन के प्रेजेंस में, तो शुद्ध एल्काइल हाइलाइड का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी प्रोडक्ट बचते हैं वो HCl, वो गैस बनकर क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। इसलिए जो हमारा जो अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनता है वो शुद्ध एल्काइल हाइलाइड बनता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रहे, SOCl2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका द्विध्रुवन आघूर्ण का मान सबसे अधिक होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक चीज नोटिस कीजिए कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ध्यान देना, हैलोजन का संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हैलोजन का संख्या बढ़ रहा है। तो अगर हैलोजन का संख्या बढ़ेगा ना, तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। और इस तरह से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हैलोजन का संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक मिनट जरा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें। ये CH3Cl है, तो यहाँ पर क्लोरीन 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हैलोजन का संख्या बढ़ रहा है। तो हैलोजन का संख्या बढ़ रहा है तो डाइपोल मोमेंट घट रहा है। इसका मतलब कि सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुवन आघूर्ण का मान किसका होगा, CH3Cl। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो आपको पता है कि SN1 अभिक्रिया में कार्बधानायन मध्यवर्ती का निर्माण होता है, और कार्बधानायन मध्यवर्ती जो होता है +I के समानुपाती होता है और -I के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन अत्यधिक अस्थायी होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड में 3 गो +I है, इसी वजह से इसकी क्रियाशीलता क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन ध्यान रहे, 1st डिग्री। तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन अधिक होता है, उसके बाद
2 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद मिथाइल केटायन। चूंकि SN1 अभिक्रिया में कार्ब धनायन मध्यवर्ती बनता है और कार्ब धनायन मध्यवर्ती में 3 डिग्री का स्थायित्व ज्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रियाशीलता 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, लास्ट में मिथाइल क्लोराइड का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विलियमसन संश्लेषित अभिक्रिया है। ध्यान रहे, जब एल्काइल हाइलाइट की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ईथर का। तो बाबू जिसमें ईथर का निर्माण होता है वो विलियमसन संश्लेषित अभिक्रिया जो होता है वो ईथर के लिए यूज होता है, ईथर बनाने के लिए यूज होता है। तो ईथर के निर्माण में विलियमसन संश्लेषित अभिक्रिया ज्यादातर यूज होता है। तो जब एल्काइल हाइलाइट की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को बोलते हैं विलियमसन संश्लेषित अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषित अभिक्रिया। अब देखिए ये भी रिएक्शन पूछा गया है। तो जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया जिंक अमलगम और HCl के साथ कराते हैं तो एल्केन बनता है। यहाँ पर क्या बन गया? एल्केन। और इस अभिक्रिया को बोला जाता है क्लेमेंसन। क्या बोला जाता है? क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया। क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया। अब देखा यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है? इथाइल है। तो इसको क्या बोला जाता है? क्लेमेंसन के बाद उल्फ किस्नर। यहां भी एल्केन बनता है, ध्यान रहे। तो यहां भी जब हम कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोजन और इथाइल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो यहां पर एल्केन बनता है और इस अभिक्रिया को बोला जाता है उल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। तो जब एल्काइल हाइलाइट की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन बनता है और उस अभिक्रिया को बोला जाता है ऊर्ज अभिक्रिया। ऐसे ही आपको रिएक्शन दे देगा और रिएक्शन देकर पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया है, या फिर आपसे पूछेगा कि क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया में किस अपचायक का उपयोग होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। पूछेगा कि उल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया में किस अपचायक का उपयोग होता है तो हाइड्रोजन और इथाइल अल्कोहल का। ध्यान रहेगा, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला जो सवाल है कार्बोहाइड्रेट से है। ठीक है, तो ओलिगोसेकेराइड के जल अपघटन से कितने मोनोसेकेराइड इकाई प्राप्त होते हैं? आपको बताया गया था कि जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड उसको बोला जाता है जिसका जल अपघटन नहीं हो पाता है या जिसमें एक मोनोसेकेराइड इकाई होता है तो उसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं। ओलिगोसेकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर 2 से लेकर 10 इकाई तक मोनोसेकेराइड इकाई क्या होता है? प्राप्त होता है। और पॉलीसेकेराइड में क्या होता है? 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाई प्राप्त होता है तो उसे पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो देखिए 10 से अधिक, 10 से अगर अधिक होगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और जिनके जल अपघटन पर एक वो मिलता है तो उसको बोला जाएगा मोनोसेकेराइड। ठीक है, आज जिनके जल अपघटन पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्राप्त होता है उसको बोला जाता है ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 से 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का रिएक्शन इसमें से किसके साथ करा दिया जाए कि एन हेक्सेन का क्या हो जाए? निर्माण हो जाए। ठीक है, तो जब आप ग्लूकोज का रिएक्शन रेड फास्फोरस के साथ या HI के साथ कराओगे तो सारे के सारे ग्लूकोज में जो कार्बन एटम है या एल्डिहाइड और अल्कोहल है वो अपचयित होकर एन हेक्सेन में चेंज हो जाएगा, एल्केन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रेड फास्फोरस और HI जिस पे भी गिरेगा उसको सीधे डायरेक्ट किसमें चेंज कर देगा? एल्केन में। तो ये प्रबल अपचायक होता है। तो ग्लूकोज में उपस्थित सभी कार्बन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एल्केन में। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन को सीधे कन्वर्ट कर देगा किसमें? एल्केन में। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रेड फास्फोरस और HI। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल की अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं बाबू? क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं
NaOH या KOH क्षार की उपस्थिति में एसिडिक मीडियम में, तो ओ सैलिसाइल्डिहाइड का निर्माण होता है, तो उस अभिक्रिया को बोला जाता है राइमर टाइमन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? राइमर टाइमन अभिक्रिया। अगर यहाँ पे CHCl3 के जगह अगर हम CCl4 का इस्तेमाल कर देंगे तो वहां पर बन जाएगा ओ सैलिसाइलिक एसिड। ध्यान रहे, अगर इसके साथ छेड़छाड़ किया गया, अगर CHCl3 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओ सैलिसाइल्डिहाइड बनेगा। अगर इसी के जगह पर हम CCl4 ले लेंगे, CCl4, तो वो ओ सैलिसाइलिक एसिड का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। तो आपसे रिएक्शन में पूछा गया कि ये रिएक्शन दे दिया गया है और देकर पूछा गया कि ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराओगे NaOH या KOH क्षार की उपस्थिति में एसिडिक मीडियम में, तो वो ओ सैलिसाइल्डिहाइड का निर्माण करेगा और इस अभिक्रिया को बोला जाता है राइमर टाइमन अभिक्रिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाला संक्रमण तत्व है। ठीक है, तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता कौन है? जरा ध्यान दीजिएगा, KMN, ध्यान देंगे, KMnO4। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगा, प्लस जिसका निकालना होता है उसको क्या मानेंगे? X, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 है तो 4 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। इस पे कोई चार्ज नहीं है तो ये सबका योग किसके बराबर? 0 के बराबर। तो ये 1 है, x है, प्लस माइनस माइनस है, 4 दूनी का 8 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस x, ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 8 माइनस 1 यानी x बराबर +7। यानी संक्रमण तत्व में सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाला कोई अगर तत्व है तो वो है मैग्नीज, जो कि दिखाता है कितना? +7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ध्यान रहे, कॉपर है, क्रोमियम है, ये सब 3D श्रेणी में अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29 है। तो देखा जाए, हम इसको अक्रिय गैस वाइज के रूप में है, तो आर्गन का मतलब होता है कितना? 18। तो 18 है और एक 19 है, 18 एक 19, 19 9 कितना हो जाएगा? 28। तो ये तो है ही नहीं, सही नहीं है। देखा जाए यहाँ पे 18 एक 19, 19 10 29। ध्यान रहे, यहां पर एक्सेप्शन दिखाता है। एक्सेप्शन क्या दिखाना था? कायदे से भरना चाहिए था किसमें? डी में। एस में 2 होना चाहिए, लेकिन 2 ना होकर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे D9 है। ये चाहता है कि ये फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जाए, यानी अगर 9 है तो ये कोशिश करता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन लेकर फुल फील्ड होकर स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के चक्कर में कॉपर जो होता है अपना अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आर्गन 3D10 4s1। यहाँ पे होना चाहिए था 2, लेकिन यहाँ पे 2 ना होकर कितना हो जाता है? 1, और ये ले लेता है 10। काय खाती? तो स्टेबल होने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए, क्योंकि D10 का मतलब फुल फील्ड है और फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है? D ऑर्बिटल S से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहां से लेने के चक्कर में यहाँ पे एक्सेप्शन दिखाने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रबल क्षार है? ठीक है, तो ये सभी नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड है। ध्यान दें, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्षारीयता क्या होता है? घटता है। क्षारीयता घटता है, यानी कि यहां पर आंसर सबको पूछ रहा है कि कौन प्रबल क्षार है। तो यहाँ पे अमोनिया जो होता है प्रबल क्षार होता है, क्योंकि सीरीज में श्रेणी में ऊपर होता है और ये सभी नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड हैं, और अमोनिया जो होता है अत्यधिक क्षार होता है इन सभी के कंपेयर में। ठीक है, चलिए ऊपर टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्षारीयता क्या होता है? घटता है। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? NH3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उजला एवं पीला फास्फोरस है। याद कीजिए, फास्फोरस के मुख्यतः 3 अप्रूप बताया गया था, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। तो फास्फोरस में उजला और पीला क्या है? तो अप्रूप है। किसके अप्रूप है? तो फास्फोरस के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब धातु ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा धातु में ऑक्रित किया जाता है या ऑक्सीकृत किया जाता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं। ध्यान रहे, तो जब मेटल ऑक्साइड को मेटल में ऑक्सीकृत करना होता है,
ऑक्सीकृत का सॉरी अपचयित करना होता है तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं, प्रगलन। तो जब धातु ऑक्साइड का अपचयन कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा करते हैं तो उसको प्रक्रिया को बोला जाता है कौची, प्रगलन। ठीक है, ध्यान रहे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है। ठीक है, तो यहां पर हेक्सा का मतलब है 6 है, तो कौची है, तो एमीन है, तो NH3 का क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, प्लेटिनम, यहाँ पे प्लेटिनम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 4 दिया है, तो अमोनिया का तो ये उदासीन लिगेंड है और उदासीन लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, तो 0 × 6 0 हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, 4 क्लोरीन यहाँ पे बाहर में लगाना होगा ताकि इस प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाए, +4 हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, K3CrOX के होल थ्राइस में क्रोमियम का समन्वय संख्या है। तो समन्वय संख्या का मतलब क्या है, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जितना एक दंतुर लिगेंड या उप सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है तो उनकी संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। तो सबसे पहला बात की तो द्विक दंतुर लिगेंड है, ऑक्सोलेटो द्विक दंतुर लिगेंड है, तो इस द्विक दंतुर लिगेंड को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दंतुर में बदल लेंगे। कैसे बदल देंगे, तो द्विक दंतुर में कितने दाता परमाणु होते हैं, 2। अच्छा, इसका नंबर कितना है, 3, तो इसके 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 3 दूनी का 6, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या निकल जाएगा कितना, 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुन्ना N तथा बुन्ना S होता है। तो बुना N और बुना S रबड़ है, लेकिन कौन सा रबर, प्राकृतिक रबर या संश्लेषित रबर, तो ये जो होता है संश्लेषित रबर के कैटेगरी में आता है, बुना N और बुना S। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग साबुन में होता है। तो साबुन का फॉर्मूला होता है सोडियम एसिएटेट या पोटेशियम एस्टियरेट। तो देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA, सोडियम एस्टियरेट, या ऑप्शन में ऐसे भी दिया होता H5COOK, पोटेशियम एस्टियरेट। तो इन दोनों का उपयोग साबुन में होता है और ये साबुन का क्या है, सूत्र है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर मजा आया होगा। मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।